तो प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश की किरणों का फैलना, यही होता है ना। क्या होता है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करे जिस माध्यम के कण का साइज, कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की लंबाई से कम हो, तब उस समय क्या होता है? प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। और उसी से क्या होता है, यानी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? अपने मार्ग से दूसरा मार्ग पकड़ लेती हैं। समझ में आई बात ना। तो इस कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो माध्यम में कण उपस्थित है उसका साइज जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होना चाहिए, तभी क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। समझ में आई बात ना। तो यहाँ तक बताए थे आप लोगों को। अब प्रकीर्णन का कारण भी लिखवा दिए थे, ठीक है। तो क्या आता है? क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश है या जो तरंगे होती हैं ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती हैं, जिसे हम फोटान कहते हैं। अब ये फोटान माध्यम के किसी कण से टकराते हैं तो यहाँ पे प्रत्यास्थ संघट्ट होता है, तो अपने मार्ग से क्या होते हैं? विचलित हो जाते हैं, यानी प्रकाश जो है अपने दूसरे रास्ते से चला जाता है। और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। समझ में आई बात ना। अब जैसे दो बॉल हैं और दोनों को अगर सीधा एकदम टकरा रहे हैं तब तो लौट कर अपने अपने रास्ते में जाएंगे, लेकिन अगर तिरछा टकरा रहे हैं तो एक इधर जाएगा दूसरा इधर जाएगा, यानी अपना रास्ता क्या कर देगा? बदल देगा। समझ में आई बात ना। तो यही घटना यहाँ पे भी होती है, आपके प्रकाश के प्रकीर्णन में होती है। समझ में आ गई बात ना। तो द्वितीयक आपके द्वितीयक क्या कहते हैं उसको? रेनबो में सेकेंडरी रेनबो के बीच में कौन होता है? बीच में कौन सा कलर होता है? लाल होता है, बताए थे ना। और किनारे पर कौन सा रहेगा? बैगनी। पहले वाले के बीच में बैगनी और किनारों पर, ठीक है। तो इससे इतना भूल रहे तुम लोग, हमें सोचे नहीं थे। अच्छा, आंतरिक में या बीच में, ठीक ना। अंदर क्या कौन सा कलर पाया जाता है? दूसरे वाले में। और किनारे पर प्राथमिक वाले के बीच में और किनारे पर, ठीक। अब हेडिंग डालना लॉर्ड रैले के का प्रकीर्णन नियम। लग रहा है कोई अंग्रेज था ये। लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे हम बताया ना कि जो तरंगदैर्घ्य होती है वो प्रभावित करती है आपके प्रकीर्णन में, यानी कि कण का आकार और उसके तरंगदैर्घ्य ये दोनों डिपेंड करते हैं प्रकीर्णन की प्रक्रिया में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जो प्रकीर्णन होता है उसके लैम्डा के 1 लैम्डा की पावर 4 का इन्वर्स होता है। जैसे जो आपका प्रकीर्णन है ये प्रोपोर्शनल होता है 1 लैम्डा की पावर 4, यानी कि प्रकीर्णन जिसकी तरंगदैर्घ्य कम रहेगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। अधिक होगा। समझ में आई बात ना। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य कम रहेगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। और जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक रहेगी उसका प्रकीर्णन कम होगा। और लाल तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होता है। और बैगनी कलर के लिए तरंगदैर्घ्य क्या होती है? कम होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। समझ में आ गई बात ना। तो लिख लो, पहले लिखो। लॉर्ड रैले के अनुसार किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता
उसकी तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानु लिखा है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, लिखा व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये गलत लिख दिया। चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में छोटा हो गया। अच्छा, उसकी तबीयत अच्छा, कौन सा चलेगा? चलो ठीक है, हो गया, लिख लिया आप लोग? सांस फूल रही है क्या? ये सबसे बड़ी बीमारी है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता, ठीक ना, किसी कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। समझ में आई बात ना? तो किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और लास्ट वाली पॉइंट है, जबकि माध्यम का कण का आकार तरंगदैर्घ्य से छोटा हो। ये कंडीशन है। अब ऐसा नहीं बड़ा बड़ा पत्थर ला के रख दो वहाँ प्रकीर्णन कराओ, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसकी तरंगदैर्घ्य से छोटा होना चाहिए, तभी प्रकीर्णन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इसको लिख लिए। हम क्या बोले? प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश जो है उसकी तीव्रता, समझ में बात? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, ये आई है, तीव्रता को आई से प्रदर्शित करते हैं, समझ में आई बात ना? तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, जैसे मान लो कि प्रकाश आया और कुछ प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ और कुछ सीधा निकल गया, ठीक है। तीव्रता होती है यानी कितना ब्राइट, कितना ज़्यादा प्रकाश की डेंसिटी, वो तीव्रता से डिफाइन करते हैं। तो जैसे मान लो कि इधर से प्रकाश जा रहा है तो सभी तो प्रकीर्णन होगा नहीं, और जैसे लाल का कम होता है तो लाल सीधा चला जाता है, लेकिन कुछ निकल जाएगा। तो जो अगर कुछ प्रकाश निकल गया प्रकीर्णन में तो वो सीधे नहीं जा पा रहा है, सामने की तीव्रता कम हो जाएगी। जैसे मान लो इधर से गया, इधर से कई कलर गए, लेकिन बैगनी का प्रकीर्णन हो गया, वो तो रास्ते में ही चला गया, लेकिन यहाँ पे कौन पहुँचा? लाल वाला पहुँचा। तो लाल वाला पहुँचा तो यानी लाल अब जहाँ सब था वहाँ पे कम हो गया, तो इसकी तीव्रता कम हो गई ना। अब जो निकला, जो प्रकीर्णित होकर लौट गया, उसकी तीव्रता ये है आई। समझ आई बात ना? जो प्रकाश प्रकीर्णित हुआ है उसकी तीव्रता आई जो है 1/λ4 के समानुपाती होती है। समझ में आई बात ना? तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के, इसको दो तरीके से कहेंगे।
आप कहो आई प्रोपोर्शनल 1/λ/4 या कहो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल λ/4। इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आई प्रोपोर्शनल 1/λ/4 या बोलो आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल λ/4। दो बार आपको नहीं बोलना है। जैसे अगर इन्वर्सली बोल रहे हो तो ये अपान नहीं बोलोगे, और अगर प्रोपोर्शनल बोल रहे हो तब बोलना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ना। तो ये आपकी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो है ये किसके समानुपाती होती है, 1/λ/4। ये हाँ और लिख लेना थोड़ा सा। दृश्य प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य की तीव्रता सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग का तथा सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग का और सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। अतः लाल रंग के प्रकाश के लिए तीव्रता सबसे कम व बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए तीव्रता सबसे अधिक होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम दो प्रकाश स्रोत है हमारे पास, मान लो ये, मान लो लाल कलर का है। ठीक है, कौन सा कलर है ये, लाल कलर है, और ये है बैंगनी। तो तरंगदैर्घ्य किसकी सबसे कम है, बैंगनी की सबसे कम है। तो सबसे कम है तो इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, यानी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक होगी। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक होगी, लेकिन आगे जाने वाली प्रकाश की तीव्रता सबसे कम होगी। समझ आई बात ना। तो देखो दो फैक्टर यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो प्रकीर्णित प्रकाश जो निकल गया दूसरे रास्ते में, लेकिन एक जो है लक्ष्य टारगेट पे अपने जा रहा है वो वाला प्रकाश, उसकी तीव्रता कुछ है और इसकी तीव्रता। अगर हम लाल प्रकाश भेज रहे हैं तो लाल प्रकाश जो है कम प्रकीर्णित होगा, यानी कि उसकी तीव्रता यहाँ मान लो यहाँ से हम दो हमारे पास टार्च हैं, एक हमारे पास रेड कलर की और एक बैगनी कलर की। तो पहले रेड टार्च जलाएं हम, बहुत दूरी पे है मान लो, और रेड टार्च जलाएंगे तो यहाँ पे तीव्रता इसकी अधिक रहेगी क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होगा। समझ में आई बात ना। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता सबसे कम होगी, यानी जो बाहर चला जा रहा है वो प्रकाश यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और जो यहाँ पे टारगेट है यहाँ पे सबसे अधिक आएगा। इसीलिए खतरे का चिन्ह लाल बनाया जाता है, जो सिग्नल होते हैं वो लाल कलर के बनाए जाते हैं ताकि दूर से भी आदमी को आते हुए प्रकाश किरणें दिखें। अगर बैगनी कलर का रहेगा तो प्रकीर्णित होकर चला जाएगा, और दूर अगर प्रकाश स्रोत है कहीं पे तो हमें नहीं दिखाई देगा। लाल कलर इसीलिए आता है ताकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और अगर सबसे प्रकीर्णन कम होगा तो उसकी तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी, उसकी तीव्रता अधिक होगी। और कहें प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, सबसे कम होगी। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता सबसे कम होगी और टारगेट पे जाने वाले प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक, यानी सीधे प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। सीधे प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी और प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कम होगी। किसके लिए, लाल कलर के लिए। बैगनी के लिए इसका उल्टा,
सीधा जाने वाले प्रकाश की तीव्रता कम होगी और प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। समझ में आ गई बात ना? तो ये बैगनी के लिए, अगर ये बैगनी के लिए है तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे अधिकतर। ठीक, किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं अपना, तो यहाँ पे तीव्रता क्या हो जाएगी, कम तीव्रता हो जाएगी। और यहाँ पे जो प्रकीर्णित प्रकाश है इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी कम, क्या होगी, अधिक होगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, अधिक तीव्रता, और यहाँ पे जो प्रकीर्णित होके आ रहा है इसकी तीव्रता क्या होगी, कम होगी। लिख डालो इसको। हो गया? चलो ठीक है। तो अगर सवाल आए कि सिग्नल का कलर लाल कलर क्यों यूज करते हैं तो क्या बताओगे, उसका प्रकीर्णन सबसे, प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो सीधा प्रकाश पहुंच पाता है। और अगर बैगनी कलर का रखेंगे तो वो प्रकीर्णित हो जाएगा। ठीक, जैसे आप लोग टावर पे देखोगे, दूर से देखो, रात के समय में उधर लाइट जलती है एकदम ऊपर, वो रेड ही रखते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रकीर्णन वहाँ पे कम होगा, इसलिए आपको दिखाई पड़ेगा, और अगर नहीं रहेगा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये आपका प्रिज्म वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जी, चैप्टर ख़त्म, नेत्र वाला है। ठीक, इधर छोटे छोटे चैप्टर, प्रकाश से संबंधित व्यतिकरण आएगा, विवर्तन आएगा, ध्रुवण आएगा, ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। अलग अलग किसी बुक में चैप्टर दिया है, किसी बुक में जो है सिर्फ चैप्टर का भाग दे दिया है, उससे फ़र्क नहीं है। आपको पॉइंट पढ़ना है, हेडिंग वो पढ़नी है, और चाहे चैप्टर में चाहे बुक में ऐसे डायरेक्ट दे दे। नूतन वाले में चैप्टर दिया है शायद, और अदर वाले बुक में अरिहंत तो कौन है उसमें जो है भाग दे दिया है। तो अब हेडिंग चैप्टर रहेगा आपका मानव नेत्र, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। नेत्र के बारे में पढ़ना तो आपको नहीं दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। इधर होती है पीछे रेटिना, ठीक है, पीछे क्या होता है, रेटिना, और यहाँ से निकलती है प्रकाशिक वो नसें, ऑप्टिकल नर्व्स। और ये कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, और यहाँ पे आगे होता है कार्निया, क्या होता है, कार्निया होती है, और इसके अंदर पाया जाता है जलीय द्रव। कौन सा पाया जाता है, जलीय द्रव। और ये लेंस किसका बना होता है, मांसपेशियों का, किसका, मांसपेशी का बना होता है। और इसके बाद यहाँ पे आता है काचाभ द्रव, क्या आता है, कंचाभ द्रव, काचाभ द्रव, जो भी बोलो। और उसके बाद यहाँ पे क्या आती है, रेटिना,
और रेटिना से जाती है अपने ऑप्टिकल नर्व्स, जो कहाँ से होके कहाँ पे जाती है, ब्रेन में जाती है। कहाँ पे जाती है, ब्रेन में जाती है। समझ में आई बात ना। तो देखो आप यहाँ पे कोई वस्तु रख दिए, तो वस्तु को आप देखोगे तो क्या क्या प्रोसेस होता है। एक हम पूरा लाइन लिख रहे हैं और उसी को आपको याद कर लेना है। जैसे पहले वस्तु है हमारे पास, ठीक, वस्तु से क्या निकलेंगी, प्रकाश की किरणें निकलेंगी। तो पहले कहाँ पे जाएगी, कार्निया पे। कहाँ पे जाएगी, कार्निया पे। कार्निया के बाद यहाँ पे भरा है जलीय द्रव। क्या है, जलीय द्रव, यानी कार्निया पे गई, कार्निया से जलीय द्रव, फिर जलीय द्रव से जाती है लेंस में। कहाँ जाती है, लेंस में। और लेंस के बाद कहाँ पे जाती हैं, कांचाभ द्रव में जाती हैं। और उसके बाद कहाँ पे जाती हैं, रेटिना पे जाती हैं। और रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब ऑप्टिकल नर्व्स के माध्यम से कहाँ पे जाती हैं, ब्रेन में जाती है। कहाँ पे जाती हैं, ब्रेन में जाती है। तो देख लो हम इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे पहले कहाँ, पहले क्या रहेगी, वस्तु रहेगी। पहले वस्तु, वस्तु से क्या निकलेंगी, तरंगे निकलेंगी, प्रकाशिक तरंगे, प्रकाशिक तरंग निकलेंगी। तो कहाँ पे जा रही हैं, कार्निया पे। कहाँ गई, कार्निया पे गई। कार्निया से फिर कहाँ गई, जलीय द्रव। कहाँ पे गई, सजीव द्रव कौन कर रहा है, जलीय द्रव। जलीय द्रव से कहाँ पे गई, लेंस पे गई। कहाँ पे गई, लेंस पे गई। और लेंस पे फिर कहाँ पे गई, कांचाभ द्रव में गई। और कांचाभ द्रव से फिर कहाँ पे गया, रेटिना पर गया, रेटिना पर। और रेटिना पर क्या बना, प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब। कैसा बना, उल्टा प्रतिबिंब। मस्तिष्क भी बना दें, तुम ही आके यहीं खड़ा हो जाओ। उल्टा प्रतिबिंब बना। और ये उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पे जाएगा, ऑप्टिकल नर्व्स में, ऑप्टिकल नर्व्स में। स्पेलिंग देखना, थोड़ा सा गलती हो सकती है। और ये ऑप्टिकल नर्व से तरंगे कहाँ पे जाएंगी, ब्रेन में। ठीक, देखो पहले वो क्या रहेगी, वस्तु, उसके बाद 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 ब्रेन। ऐसे प्रकाश की तरंगे चलती हैं, ठीक है ना, ऐसे प्रकाश की तरंगे चलती हैं। और ब्रेन में जाके हम उसको महसूस करते हैं कि ये वस्तु यहाँ पे सामने रखी हुई है। समझ में आई बात ना। तो ये आपको पूरा जितने ये लिखा है ये आपको याद कर लेना है और लिख डालो इसको पहले। इसका सिलेबस में आपके है नहीं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आपको कोई पूछेगा तो आप बढ़िया से बता सकते हो इसको कि तरंगे कहाँ से कैसे कैसे चलती हैं। ये सब मत बनाना, ये सब तो आप लोग जानते हो, बनाना बना लो। नहीं जाने, उस दिन का क्वेश्चन जैसे बता रहे हैं। किसी से पूछे हम भी नहीं, लेकिन सोचे कैसे हो सकता है, दिमाग में आया हमें। लिख लिए इसको। इसमें थोड़ा सा और लिखोगे आप लोग। यहाँ पे देखो, जो ऑप्टिकल नर्व्स होती है इसमें दो प्रकार की सेल पाई जाती है। एक रॉड सेल पाई जाती है और एक कोन सेल पाई जाती है। ठीक है, एक रॉड सेल, एक कोन सेल, टाइप है दोनों का। ठीक, एक रॉड सेल है और एक कोन सेल है। तो जो रॉड सेल होती है ये आपके प्रकाश की तीव्रता को बताती है, कितना तीव्र है, कितना अधिक सामने से प्रकाश जो आ रहा है। और जो आपकी कोन शेप है ये आपके रंग निर्धारण करती है। समझाई बात ना, ये क्या बताती है, रंग निर्धारण करती है। तो लिख लिए इसको।
मुर्गा आप लोग देखे हो, खाए भी हो? देखो जो सही है बता दे रहे हैं, जो अपना अच्छा दिखाना चाह रहे हैं ना वो नहीं बता रहे हैं। देखो अच्छी बात है ना खाना, अच्छी बात है, हम तो ये कहेंगे। हम भी खाते हैं लेकिन मन अंदर से मानसिक रूप से सोचते हैं कि ना खाएं। हमारी शरीर जो है ना वो आपके इसके मतलब शाकाहारी के लिए ही बनी है हमारे समझ से, ताकि क्यों, क्योंकि अभी आप लोग अभी खा लो, शाम को खा लो, फिर उसके बाद आपको सुबह में एकदम से शरीर सुस्त रहेगा, उतना एक्टिविटी नहीं रहती है शरीर में। और अगर आप जितना हल्का खाना खा के सोओगे उतना शरीर सुबह में उठोगे उतना ही आपको एक्टिविटी मिलेगी। ठीक, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर हल्का भोजन लोगे आप तो आपके पेट में जल्दी हजम होगा और वो हमें एनर्जी जल्दी दे देता है, इसलिए हमारे शरीर जो एक्टिव रहती है। और भारी भोजन जो भी लोगे आप लोग, जैसे आपका तेल वाली चीज़ जितने खाते हो उससे नुकसान ही करता है, फ़ायदा क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका पाचन बहुत स्लो होता है वो सब। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमें खाना चाहिए जो हमारे पेट उसको आसानी से पचा सके। हाँ, तो मुर्गे की बात कर रहे थे ना? आ गया था मुर्गा। तो देखो उसमें जो है ये जो रॉड सेल है, ठीक है, रॉड सेल की मात्रा की थोड़ा कमी पाई जाती है, रॉड सेल उसमें कम पाया जाता है। अब रॉड सेल अगर कम पाया जाएगा तो उस तीव्रता को कम सेंस करेगा, प्रकाश की तीव्रता को कम सेंस करेगा, इसलिए शाम होते ही मुर्गा सो जाता है। ठीक, उसको तीव्रता का अनुभव उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है और सुबह सूर्य निकलने से पहले ही जाग जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके पास कौन सी रॉड कम पाई जाती हैं? रॉड सेल कम पाई जाती हैं। अब रॉड सेल क्या निर्धारित करता है? तीव्रता, तो इसमें कम पाई जाएगी, इसको कम सेंस करेगा और इसलिए जो है वो सवेरे सो जाता है और मतलब शाम को पहले सो जाता है और सुबह में पहले उठ जाता है। सेल की टाइप है, 2 टाइप के सेल इसमें जाती हैं। ठीक है, 2 टाइप के सेल, जैसे आपके अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप की सेल होती है। जैसे ब्रेन में क्या पाए जाते हैं? ब्रेन में कौन सी सेल पाई जाती है? ब्रेन में कौन सी सेल पाई जाती है? लीवर में कौन सी सेल पाई जाती है? बता। लंग्स का क्या यूनिट है? किडनी का क्या यूनिट है? सब पता करके आना तब हमें बताना। ठीक है, अलग अलग आर्गन में ऐसा समझ लो हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टाइप की सेल पाए जाते हैं और सेल से ही मिलकर हमारी शरीर बनी है। ठीक है, तो अलग अलग सेल हैं, अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक रॉड सेल, एक कोन। रॉड टाइप की एक रहती है, एक कोन शेप की रहती है, जो ये क्या होता है? तीव्रता निर्धारित करती है। और ये क्या निर्धारित करती है? कलर रंग निर्धारित करती है। ये ऑप्टिकल नर्व से पाई जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये आपको याद हो गया। तो पहले क्या रहेगी? वस्तु रहेगी, उसके बाद कहाँ प्रकाश किरणें जाएंगी? उसके बाद उल्टा प्रतिबिंब, उसके बाद ऑप्टिकल नर्व। और यहाँ पे कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं? रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल क्या बताती हैं? कोन सेल। और उसके बाद कहाँ पे जाता है? ब्रेन में। ठीक, चलो अब हेडिंग डालना। हाँ बोलिए। हैं? अरे दिन में तो आप लोग भी सोते हो हैं? दिन में आप लोग नहीं सोते हो क्या? जब मान लो रात भर वो मान लो पहरा दिया हो, कहीं पे जगह हो, सोने को ना मिला हो उसको, ठीक है, उसको कोई हैं? हाँ, मुर्गे में मतलब पाया था और जानवर जो है, और जैसे जिसमें ऐसा समझ लो एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें रॉड सेल कम पाएंगी वो तीव्रता महसूस करने की क्षमता उसके अंदर कम रहेगी, और जिसमें अधिक पाए जाएंगे उसमें अधिक रहेगा। ठीक है, हाँ मतलब रेशियो है, बराबर का मतलब ये नहीं कि बराबर रहता है, ये बराबर जैसे एक रिक्वायरमेंट होती है ना, इतना रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप उसको सही से बैलेंस कर पाओगे। हर शरीर, जैसे शरीर में अब मान लो हाथ जो है इतना बड़ा होना चाहिए, अब हाथ जो है बड़ा हो जाए इतना बड़ा तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा ना। तो एक रेशियो होता है, हर चीज़ का एक रेशियो होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग अभी एज्यूम करना जो हमारी लंबाई होती है और इसको मापो, ये दोनों बराबर होती है। आप लोग एज्यूम करके देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और आपकी लंबाई ये दोनों बराबर होती है। नाप के देख लेना, आप चाहे इसे नाप लो चाहे ऐसे नाप लो। ठीक है, हैं? हाँ ठीक है, तो ये रेशियो होता है। तो ये इस तरीके से आप
और जो आपको वर्णांधता होती है ना, वर्णांधता, जिसमें आप एक विशेष कलर नहीं पहचान पाते हो, तो उसमें किसकी कमी पाई जाएगी? कोन वाले की, क्योंकि कोन अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो कलर प्रॉपर बता नहीं पाएगा, तो इसलिए आपकी इसमें कमी रहेगी। तो ये, और इसमें तुम लोगों का ये निकाल देना चाहिए तीव्रता वाला, ताकि तुम लोग थोड़ा सवेरे जग जाओ, ठीक है। ये वाला निकाल देना चाहिए तुम लोग आँख में से, रॉड वाली से। अब हेडिंग डालना, लेकिन ये भी समस्या है, शाम को सो जाओगे पहले शाम को तो तुम्हारी मम्मी मार मार के खुद ही जगा देंगी। चल है, अब हेडिंग डालना निकट दृष्टि दोष। इसमें आपको दोष के बारे में ज़्यादा करके समझना है, नेत्र बारे में आप 10वीं में पढ़ चुके हो। निकट दृष्टि दोष, तो दूर की वस्तुएं क्यों उल्टा दिया गया है? ताकि याद करने में कठिनाई हो। देखो, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? जैसे भी बताया ना कि पहले वस्तु है, वस्तु से किरणें निकली कहाँ पे गई? कार्निया, कार्निया से जलीय द्रव, जलीय द्रव से लेंस, लेंस से कांचाप द्रव, कांचाप द्रव से रेटिना, और रेटिना पर बना उल्टा प्रतिबिंब, और उससे ऑप्टिकल नर्व से गई, और ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन में चली गई। समझ में आ गई बात ना? तो ऐसे चलती हैं। तो यहाँ पे जैसे ये आपकी लेंस है, आप पूरा सब नहीं बताएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, ऐसा मान लेंगे कि हमारे लेंस पर प्रकाश किरणें आई। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? ये क्या है? आपकी रेटिना है। क्या मान ले रहे हैं? रेटिना है। अब रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बनेगा, तो जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश किरणें गई, तो यहाँ पे ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अब इशारी करेगा कि अपसारी करेगा? अभिसरित करेगा, यानी बटोर देगा किरणों को। तो बटोर करके ये आपको कहाँ बना देना चाहिए? इसको रेटिना पर प्रतिबिंब बना देना चाहिए। तो ऐसे मान लो यहाँ पे रेटिना पर प्रतिबिंब इसका बन गया। लेकिन जब मान लो समय के साथ मान लो आँख में कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई जिससे ये प्रतिबिंब, जो लेंस है हमारा, ये प्रतिबिंब को स्पष्ट रेटिना पर ना बना करके और पहले ही बना दे, और पहले ही बना दे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? निकट, लेंस के निकट ही बन गया ना, लेंस के ज़्यादा निकट हो गया, इसलिए इसको कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। यानी कि लेंस के ज़्यादा निकट है तो क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। और लेंस से ज़्यादा, यहाँ से मान लो रेटिना से आगे चला गया, तब इसको कहते हैं हम दूर दृष्टि दोष। और अगर रेटिना पर बन गया तो जीरो दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये आपका बताएंगे बढ़िया से आगे।